बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए हम इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि बीमारियों से बचा जा सके, उनको वक्त पर डायग्नोज और ट्रीट किया जा सके ताकि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं मैटरनल हेल्थ यानी माँ की सेहत के हवाले से। कहा जाता है कि सेहतमंद माँ सेहतमंद घराना, लेकिन क्या ये सिर्फ कहने और सुनने की हद तक है? और क्या वाकई माँ की सेहत को इस कदर अहमियत दी जाती है या नहीं? माँ वो हस्ती है जो कि पूरे ख़ानदान का ख्याल रख रही होती है, कुंबे का फोकल पॉइंट होता है, लेकिन इस माँ की सेहत किस कदर अहम है इस पर शायद इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और मैं सिर्फ जिस्मानी सेहत की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना नईम खालिद जो कि गायनाकोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरीद मिद्दत जो कि प्रोफेसर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी मैम, हम बात कर रहे हैं माँ की सेहत के हवाले से, तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप डिफ़ाइन करें कि एक सेहतमंद माँ क्या होती है और सेहतमंद घराना क्या होता है। देखें जी, सेहतमंद की डेफिनेशन तो हम जैसे WHO की डेफिनेशन है कि WHO की डेफिनेशन ये है कि फ़िज़िकली, मेंटली और सोशली हर तरह से कोई भी इंसान जो है वो सेहतमंद हो, यानी उसको कोई फ़िज़िकल बीमारी ना हो, उसको कोई मेंटल टेंशन ना हो और सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हों। तो माँ के हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि माँ जो है उसको ज़ाहिर है उसी ने आगे जाके बच्चे को जन्म देना है और उसी ने आगे से सोसाइटी चलानी है, यानी वही बच्चा हमारी सोसाइटी का फ़ाल शहरी तभी बन सकता है अगर माँ सेहतमंद होगी। तो माँ सेहतमंद होगी तो ही घराना सेहतमंद होगा, क्योंकि अपने घर की सबसे पहली डॉक्टर जो है उसकी माँ ही होती है। वो जो पहली फिजिशियन जिसको हम कहते हैं, तो वो फैमिली फिजिशियन घर पे ही है और वो उसी माँ ने उसकी सेहत का ख्याल रखना है, उसकी परवरिश करनी है। और डेफिनेटली एक एजुकेटेड माँ ना सिर्फ उसकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखती है बल्कि उसकी एजुकेशन और उसकी स्पिरिचुअल और रिलीजियस ग्रोथ का भी ख्याल रखती है। तो एक सेहतमंद घराना तभी होगा अगर एक सेहतमंद और पढ़ी लिखी माँ हो। बेसिकली माँ जो है वो एक बेसिक यूनिट है, अगर आपने बुनियाद सही रख दी है तो इमारत खुद ब खुद जो है वो खूबसूरत बनेगी। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या रीज़न्स हैं कि माँ की सेहत इग्नोर हो जाती है। हमने देखा है कि हमारे माशरे में माँ जो होती है वो अपने मुंह का नवाला अपने बच्चों को दे देती है। वो चाहती है कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा खाएं, इसी तरह सारा दिन वो लगी रहती है कामों में और ये कोशिश होती है कि हस्बैंड की ख्वाहिश के मुताबिक खाना भी बने, यानी इतना वो ख्याल रख रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि पर्सनली क्या वजूहात हैं, पर्सनल लेवल पर क्या वो खुद अपना ख्याल नहीं रख रही होती? क्यों माँ की सेहत इम्पैक्ट हो जाती है? जी, मेरे ख्याल में ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है कि ख़वातीन अपना ख्याल इतना नहीं रखती हैं और अपने घर वालों का ज़्यादा ख्याल रखती हैं, बच्चों का, शौहर का। तो ये कुछ हद तक मेरा ख्याल है उस माँ की अपनी ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। फिर ये कि चूँकि उसमें एक हमारे घरानों में यूजुअली स्पेशली देहाती इलाक़ों में ये होता है कि औरतें बाद में खाना खाएँगी और बच्चों को खिलाने के बाद खाएँगी, उनके ऊपर काम का लोड भी होता है। अब हमारे यहाँ जो ख़वातीन को जब उनसे पूछा जाता है कि आप कोई काम करती हैं तो वो कहती हैं नहीं, हालांकि वो दिन में 14 घंटे काम करती हैं, बिल्कुल, बल्कि 24/7 कर रही होती है। लेकिन चूँकि वो काम जो है वो उनका तनख्वाह वाला काम नहीं होता, इसलिए वो काउंट नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों से उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है और डाइट ज़ाहिर उतनी नहीं होती, इतनी अच्छी। उसके अलावा जो कि बच्चों की बार बार जो पैदाइश होती है बहुत ज़्यादा बग़ैर ज़्यादा लंबे वक्फ़े के, तो उससे भी बच्चे माँ की सेहत मुतासिर होती है। और हमारे यहाँ तकरीबन 66% यानी 2/3 ख़वातीन जो हैं वो एनीमिक हैं, मतलब उनमें खून की कमी है। तो उसकी वजह यही है कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं हो रही होती। ठीक, सर ने बड़ी अच्छी बात की। मैम, इसको ज़रा एक्सटेंडेड लेवल पे मैं चाहती हूँ हम देखें कि पर्सनल लेवल पर तो ये वजूहात हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? मैल न्यूट्रिशन है या
सहूलियात उस तरह से नहीं है हमारे मुल्क में, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, क्या वजह है? देखें जी, मेजर आप हेल्थ सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़वातीन जो हैं वो बहुत वल्नरेबल होती हैं। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, कहीं सैलाब आ जाता है, तो माँ और बच्चा सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। प्लस ये कि जो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़वातीन की कि उन्होंने बच्चा भी पैदा करना है, तो वो बच्चा पैदा करने के लिए भी डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। तो बजाय इसके कि जैसे सर ने कहा कि 2/3 जो हैं वो ऑलरेडी एनीमिक होती हैं, यानी उनकी उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारे यहाँ वर्म इन्फेस्टेशन इतनी ज़्यादा है, माहवारी के दौरान उसका इतना ज़्यादा खून लॉस हो जाता है, खुराक में वो ऑलरेडी नहीं ले रही होती, तो इतनी सिचुएशन ऐड होती जाती है और फिर वो रिपीटेडली बीमार भी हो रही होती हैं, क्योंकि वो अपनी सेहत को वो ये समझती हैं कि एक अच्छा घर का वो यूनिट तभी बन सकती हैं अगर वो सबकी सेहत को ठीक रखें, और वहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी वो अपनी सेहत को देती है, वो निगलेक्ट करती रहती है जब तक कि वो बिस्तर से नहीं लग जाती। और प्लस ये कि जब अब उसको आगे एंटीनेटल केयर, यानी अगर उसने बच्चा पैदा करना है और उसने अपना मुआयना करवाना है दौरान हमल, तो जाहिर है कि उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, यानी उसके पास पैसे नहीं होते कि जाकर फैसिलिटी पे अपनी मुआयना करा सके। उसके अलावा बाज़ जगहों पे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट भी बनाई हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं या इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, ये भी इश्यूज होते हैं। और वहाँ तक जाने के उसके पास पैसे ही नहीं होते, और अगर पहुँच जाए तो जब सर्विसेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो उसको रेफर्ड इतनी लेट किया जाता है। तो जैसे सर ने कहा कि बच्चों में वक्फा नहीं होता, तो जब वक्फा नहीं होता एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद, तो वो एक विशियस सर्कल जिसको हम कहते हैं कि ऑलरेडी एनीमिक है तो फिर और एनीमिक हो जाएगी, और फिर उसके अच्छा, मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो कि एक्सट्रीमली एनीमिक होती हैं, डॉक्टर ने उनको कहा होता है कि आपने कंसीव नहीं करना, फिर भी वो बेटे की ख्वाहिश में या फैमिली प्रेशर में वो फिर भी कंसीव करना चाह रही होती हैं और करती भी हैं। मतलब उनको इवन अगर डॉक्टर बता भी रहा है, स्टिल दे आर डूइंग दिस, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी देती ही नहीं है। दूर की बात नहीं है, ये मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले ये खातून आई, उसके 5 या 6 बेटियां थीं। सही। तो मेरे पास आई तो कहती है कि वो पठान थी तो उसको याद नहीं रहता मोमन अपना साइकिल, तो उसने कहा कि माहवारी का मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपको पता नहीं है तो शायद आप ब्रेस्ट फीड करा रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, तो आपको माहवारी का पता नहीं है, तो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं होगी। तो उसने कहा तो वो तो प्रेग्नेंट तो मैं हूँ ना। मैंने कहा कि अभी तो आपका बच्चा साल का भी नहीं हुआ, तो आप पहले इतनी कमज़ोर हैं, छाइयाँ पड़ी हुई। और तो कहती है तो डॉक्टर साहबा बेटा तो मैंने पैदा करना है ना। मैंने कहा क्यों? कहती है वो जो मेरी दूसरी जेठानी है उसको तो एक बेटी, पहली बेटी के बाद भी उसका हस्बैंड उस पर सौतन ले आया, तो अगर मैंने बेटा पैदा करके नहीं दिया, मुझे तो इतने चांसेस दिए गए हैं, तो अगर मैंने बेटा पैदा नहीं किया तो फिर तो डेफिनेटली कि वो और बीवी कर लेगा। इट्स अ वेरी सैड फैक्ट। बहुत मतलब और हम यही चाह रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि किस कदर ज़रूरी है कि जान से पहले कुछ भी नहीं है, तो अगर माँ जिंदा होगी तो तभी वो फैमिली को आगे लेकर चल सकती है। अच्छा सर, मेल न्यूट्रिशन की हमने बात की, तो क्या हमारे मुल्क में ओवरऑल ग़िज़ाई किल्लत है या ख़वातीन को बेसिक सेंस नहीं है कि उन्होंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर्स खा रही होती है, और बाज़ वक़्त मैं भी ये करती हूँ कि यार ज़ाया ना हो तो हम वो खाना शुरू कर देते हैं। और मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं कि डाइनिंग टेबल पे माँ नहीं बैठती, वो रोटी बना रही है, बच्चों को दे रही है, बाय द टाइम सब डन होते हैं वो इतनी टायर्ड हो जाती है कि वो खाना खाती ही नहीं है। तो मेल न्यूट्रिशन का शिकार क्यों हो रही है? हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है माओ को। जी, बच्चे और औरतें ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं मेल न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में, और ये मेरा ख्याल है हमारे लिए ख़ासी शर्म का मकाम है कि दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ इनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेल न्यूट्रिशन जो हमारा जो लास्ट न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था 2018 में, उसके मुताबिक हमारी जो मतलब बच्चों में भी स्टंटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जो कि ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से होती है, और ख़वातीन में डेफिनेटली अनीमिया जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसमें एक तो रीज़न यही है कि डेफिनेटली जो है ना, अगर ग़िज़ा अवेलेबल है भी घर में तो उसके लिए वो उतनी कॉन्शियसनेस या उतना अवेयरनेस शायद नहीं है कि वो अपनी ग़िज़ा को प्रॉपर बैलेंस करके लें। तो जैसे अगर खातून प्रेग्नेंट है तो उनको ज़ाहिर है कि ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। इसका उल्टा होता है कि जी जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो बल्कि पहले से भी कम खाती हैं। इस तरह से जो है ना, जो हमारे कल्चर के कुछ हिस्से हैं, कुछ ख़वातीन की जो कहना चाहिए वीमेन स्टेटस इन सोसाइटी, वो गालिबन इतना नहीं है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, स्पेशली हमारे वो सेगमेंट्स पॉपुलेशन के जहाँ पढ़ाई एजुकेशन ज़्यादा नहीं है।
ठीक। और गरीब घरानों में भी गालिबन ये चीज़ है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक खातून अगर प्रेग्नेंट है भी तो वो बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचती, वो अपने घर के और अपने शौहर के और अपने बिल्कुल, और वो बच्चों के टायर्ड बारे होती में है, उसका ज़्यादा। खाने को दिल नहीं कर रहा होता, फिर नौजिया वगैरह होता है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस भी हो रहा है और खाने को दिल नहीं कर रहा, तो और ज़्यादा वो निगलेक्ट हो जाती है। एक अच्छा, और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी सर, वो एक्चुअली होता ये है कि ख़वातीन जो हैं जब अनीमिया का शिकार होती हैं, खून की कमी का शिकार, तो उनकी जिस्म जो है पानी या वाटर रिटेंशन शुरू कर देता है, सही। उसकी वजह से जिस्म फूल सा जाता है उनका। ठीक। तो वो घर वाले भी समझते हैं कि हट्टी कट्टी है और वो खुद भी समझती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिर भी कोई थोड़ा बहुत उसकी फैमिली उसका ख्याल कर लेती है, लेकिन जब वो दूध पिला रही होती है तो वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होती, ना खुद होती है ना कोई सप्लीमेंट्स लेती है कि बच्चा तो बाहर आ गया। बिल्कुल। हालांकि बच्चे की 100% खुराक, जैसे हम हर दफा कहते हैं 100% खुराक पहले 6 महीने जा रही है और फिर आधी खुराक बिल्कुल, अगले उसको 1 साल एक्स्ट्रा में। कैलोरीज तो लेनी उसको extra चाहिए, calories मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, दूध पीना चाहिए। जिस तरह के पहले वो 2 लोगों के लिए खा रही थी, अभी भी उसको 2 लोगों का ही जो है वो खाना खाना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे घरों में वो पहले उसको ज़्यादा खाना दे रहे होते हैं, लेकिन फिर वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है कि यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फैमिलीज जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा मैम, मुतवाज़न ग़िज़ा दौरान हमल आप उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी? देखें जी, अगर ये सोचा जाए कि जी कीमा, कलेजी और गोश्त वोश्त खाना ही मुतवाज़न ग़िज़ा है, हमारे यहाँ जो हमने बात की कि उनको शऊर नहीं है कि मुतवाज़न ग़िज़ा है क्या, तो उसमें ये है कि हम जिस तरह से पकाते हैं खाने को, हम बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को ज़ाया कर देते हैं कि भून भून के, और तो स्टीम करके चीज़ें खानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो हमारा एक मेजर चंक होना चाहिए वो हरे पत्तों वाली सब्जियों का और नारंगी रंग की सब्जियों का और फ्रूट्स का होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, एक तो हरे पत्तों वाली आयरन में रिच होती हैं और वो विटामिन्स में रिच होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फल और फ्रूट। हमारे यहाँ ख़वातीन, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि वो जो डब्बा है वो लिखवाने के लिए तैयार होती हैं कि वो ताकत वाला डब्बा लिख दें, उस पे पैसे उसकी सास या उसकी फैमिली लगाने को तैयार होती है, लेकिन अगर फ्रूट पे कहें तो कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि वो जो सप्लीमेंट्स इस तरह के मिल रहे होते हैं, मैं कैल्शियम और आयरन के अलावा, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उससे सस्ती चीज़ें उनको अवेलेबल होती हैं। और अगर चलें आपको फ्रूट इतना सस्ता भी ना लगे, स्पेशली रमज़ान में, तो आप कम अज़ कम सब्जियां तो ले सकते हैं। तो इसलिए वैसे तो डेफिनेटली जो बैलेंस डाइट है उसका हिस्सा कीमा कलेजी भी होना चाहिए, और पालक, बैंगन, अनार का जूस, सेब, दूध, अंडे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें एक बैलेंस तरीके से खानी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि 2 लोगों के करीब उसको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, और 350 से लेकर 500 तक एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज भी चाहिए, तो उसको थोड़ी अपनी खुराक भी बढ़ानी है। और खुराक में जो हम कहते हैं गुड क्वालिटी, ये नहीं है कि बस कार्बोहाइड्रेट्स या रोटियां ज्यादा से ज्यादा खा लेंगे। जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि 2 लोगों के 4 करोड़ तो मैं 4 रोटियां ज्यादा खा ले, ऐसे नहीं खाना। और प्लस जैसे हम कहते होते हैं कि वो ये समझती हैं कि सेब का जूस पी लिया तो मुझे बहुत ज़्यादा आयरन और विटामिन्स मिल रहे हैं, तो उसके बजाय अगर वो सेब खा ले तो उसमें जो फाइबर होती है वो भी बहुत यूजफुल होती है। तो और प्लस ये कि वो जाहिर है कि उसकी वो वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही होती है जो उसको आयरन की चाहिए और साथ उसको फाइबर की रिक्वायरमेंट। अच्छा, और यहाँ पर मैम मैं ऐड करना चाहूँगी कि जितनी आपकी प्लेट कलरफुल होगी उतने ही आपका जो है वो हेल्थ सिस्टम जो है वो गुड होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी प्लेट को देखें नाजरीन, और उसमें जिस कदर रंग ज़्यादा होंगे आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत भी उतनी ही रंगीन होगी। अच्छा सर, हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात की, तो आपको लगता है कि जब एक खातून हमल से गुजर रही होती है उस वक्त तो डेफिनेटली उसके ये ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हमारा जो ये परसेंटेज है ये अलार्मिंगली हाई है। तो इसकी क्या वजूहात है? एक तो मैडम ने कहा कि वर्म इन्फेस्टेशन है, फिर माहवारी के मसाइल हैं, और आपके ख्याल से कोई मसाइल हैं इस हवाले से? एडोलेसेंट ख़वातीन जो है वो एक हम लोग कहते हैं कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्ची बचपन में मतलब 5 साल से कम की उम्र में उसकी ग़िज़ाई क़िल्लत थी, तो ये एक विंडो आ रही है कि इस दौरान में हम उसकी ग़िज़ाई क़िल्लत को कम कर सकते हैं और उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है उसके बाद ज़ाहिर है कि उसके हिसाब से उनकी डाइट सही नहीं होती है। और आजकल के जो मतलब हमारे जो शहरों में जो बच्चियां हैं
उनके खाने के और जो है ना वो डाइटरी जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं और उसमें बैलेंस डाइट का कोई तस्वीर कोई नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं है, डाइटिंग हो रही है, सब डाइटिंग पे लगे हुए हैं। जो है एनीमिया इज़ वेरी कॉमन अमंग एडल्ट्स एंड गर्ल्स। आई थिंक उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है। अगर एक खातून प्रेग्नेंट है तो वो तो ज़्यादा डॉक्टर को दिखाएगी जाके, लेकिन एक बच्ची अगर 11 से 16 साल के बीच में अगर उसको कमज़ोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो बहुत कम इम्कान है कि वो किसी डॉक्टर को दिखाने जाएगी। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसलिए डेफिनेटली है चीज़, और उसके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है कि इस एज में स्कूलों में स्पेशली टीचर्स को तरबियत दी जाए कि वो अपनी बच्चियों से कहें कि जी आपने अपने ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए उनकी स्क्रीनिंग के लिए, और उनको उनके एग्जामिन होने चाहिए। सर ने बड़ी अच्छी बात की कि स्कूल में एजुकेट करना चाहिए और उनके ब्लड टेस्ट होने चाहिए। जो बात है, सर ने कहा कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसमें पहले 1000 दिन तो यानी पैदाइश के बाद पहले 1000 दिन तो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसमें बच्चा 9 महीने माँ के पेट में है, फिर 2 साल वो अपना दूध पिला रही है, तो उस दौरान जितनी बैलेंस यानी अपना दूध पिलाए और उसको वीनिंग स्टार्ट करे या उसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स दे तो वो अच्छे तरीके से दे। लेकिन एक हमारे पास जो प्यूबर्टी की बात की है सर ने, वो यानी जब वो उसकी माहवारी स्टार्ट होती है तो वो टाइम पीरियड होता है जब उसकी एडल्ट जिंदगी का यानी बड़ी होना है, तो वो 50% वेट उसकी बॉडी उसमें वेट गेन करती है और उसकी हाइट की स्पर्ट होती है, यानी वो अपना कितनी यानी स्टंटिंग का शिकार ना हो। तो 50% वो मतलब अगर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये वाली थी और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्यूबर्टी या एडोलेसेंट एज की है, तो वो हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। उसमें जैसे आपने खुद ही कहा कि वो डाइटिंग के शिकार हो जाती हैं और वो उसमें जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी नहीं लेती। और मेरा ख्याल है कि मैं ये सुन के तो बहुत ही थक चुकी हूँ कि बच्चियों को दूध नहीं पसंद। मुझे नहीं समझ आती कि पहले तो बड़ा ही कॉमन था लस्सी पीना और दूध पीना हमारी स्टेपल डाइट्स में से था, और अब क्या होता है कि वो लस्सी से मक्खन निकाल लिया जाता है दूध से और लस्सी गिरा दी जाती है, जबकि पहले लोग मांग रहे होते थे। तो वो हमने बजाय इसके कि हम पॉजिटिव की तरफ जाएं, हम नेगेटिव की तरफ, जो न्यूट्रिएंट रिच चीज़ है वो तो हम गिरा रहे हैं और जो फैट्स हैं वो इकट्ठी करके तो हम वो पराठे बना बना के खा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये वाली अवेयरनेस होनी चाहिए। और एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहती होती हूँ कि जो साग हम खाते हैं बहुत ही हमारे यहाँ सर्दियों में पसंदीदा है, तो उस पर हम मक्खन डाल डाल के खाते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। उसके ऊपर विटामिन सी या लीमू निचोड़ कर खाएं तो वो ज़्यादा खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, वो आयरन बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो ये वाली हैबिट्स इतनी ख़राब है हमारी बच्चियों में। ऐसा ही है, हमारी हैबिट्स जो हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगी। रमज़ान गुजरा है और रमज़ान में एवरीबडी इज़ फास्टिंग, तो यूजुअली ये होता है कि माहवारी के दौरान बच्चियाँ जो होती हैं वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती, लेकिन इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस और उनको खाना चाहिए। आप साइड पे होकर खा लें, लेकिन जिस तरह वो अपनी माओ को देखती हैं, माँ नहीं खा रही, रोज़ा भी नहीं रखा हुआ लेकिन खा भी नहीं रही है, इसी तरह बच्चियाँ भी इम्पैक्ट हो रही होती हैं। तो डाइटिंग का भी एक इफेक्ट है और चूंकि रमज़ान गुजरा है तो मैं ये पॉइंट भी क्लैरिफाई करना चाह रही थी। अच्छा सर, हमने बात की कि अगर हमल की, लेकिन दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं उनको अगर मैल न्यूट्रिशन का वो शिकार हैं या उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो क्या फिर वो दूध पिला सकती हैं, पिलाना चाहिए, या कुछ सप्लीमेंट्स लेके अपनी आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करके फिर पिलाना चाहिए? जी बिल्कुल, दूध तो पिलाना चाहिए, दूध पिलाने में तो कोई हर्ज नहीं है। बेसिकली उसमें यह कि अगर आपको दूध पिलाने के लिए जो लवाजमात चाहिए, वो जैसे कि आपने कहा कि 2 लोगों की खुराक उसको लेनी चाहिए, और इसके अलावा उसको अपनी आयरन का और अपने विटामिन्स की सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। तो दूध पिलाने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक, यानी पिलाएं लेकिन अपनी खुराक का साथ साथ ख्याल रखें। बेहतर है कि यही वो टाइम है शायद जब दूध पिला रही है, और दूध पिला रही है तो उसको घर में इंपॉर्टेंस भी मिल रही होती है। हाँ। तो सब उसको खातिर तवाज़ो कर रहे हैं तो वो अपनी डाइट इंप्रूव करें। और जब आप दूध पिला रहे होते हैं तो 250 कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा बर्न हो रही हैं, तो आपने वो ज़रूर लेनी है किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा मैम, आपने बात की थी फैमिली प्लानिंग की, तो आप ये बताइएगा कि मुनासिब वक्फा किसको कहा जाता है, यानी कितना होना चाहिए? पहले कहा जाता था बच्चे 2 ही अच्छे, तो उस पर ज़रा रोशनी डालें कि देखें जी, बच्चे तो पहले 2 ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब हम कहते होते हैं कि जो जिसके लिए सूटेबल है, जितना उसके लिए फैमिली अफोर्डेबल है और जैसी उनके लिए वो दे कैन ईजिली एडजस्ट और उसकी सेहत इजाज़त देती है,
लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि कम अज़ कम भी नॉर्मल पैदाइश हुई है तो 2 साल का वक्फा होना चाहिए, और अगर उसका सिजेरियन सेक्शन या बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो 3 साल तो कम अज़ कम वक्फा करे, इसलिए कि इस दौरान उसकी बॉडी जो है, एक तो हम चाहते हैं कि वो फुल फ्लैच अपने 2 साल अपने बच्चे को दूध पिलाए, और ये ना हो कि ओवर स्ट्रेस हो जाए कि एक बच्चा पेट में है और एक बच्चे को दूध पिला रही है, तो हम तो कहीं भी किसी फिर 3 लोग निगलेक्ट हो रहे हैं, 3 लोग निगलेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए 2 साल का वक्फा इसलिए हम चाहते हैं। और दूसरा ये कि उसकी बॉडी भी अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ पे आ जाती है, उसके अंदर जो चीज़ें, क्योंकि बच्चे ने, औरत ने अगर लेनी है या नहीं लेनी, बच्चे ने अपनी हड्डियां और चीज़ें बना लेनी है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक किस्म की कैपेबिलिटीज़ हैं अल्लाह की तरफ से कि उसने माँ को निचोड़ के अपने आप को बना के निकल आएगा। लेकिन जाहिर है कि अगर माँ कमज़ोर होगी तो डेफिनेटली एक प्री मेच्योर बच्चा पैदा होगा, या वजन उसका कम होगा, या जैसे सर ने कहा कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उसका हाइट अपनी एज के मुताबिक नहीं होती, वजन एज के मुताबिक नहीं होता। और हमारी सोसाइटी को देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता स्टंटेड ग्रोथ या इसका शिकार हो रही है, तो बहुत ज्यादा है। ये आई ओपनर है कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों तक ये पहुंचाएं कि बैलेंस न्यूट्रिशन। और कुछ सर मेरा ख्याल है इसमें हम ये भी बात कर लें कि कुछ उनकी स्क्रीनिंग या टेस्ट भी होने चाहिए खवातीन के, ताकि जैसे हम कहते हैं कि जी थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं तो वो आगे बच्चे को ट्रांसमिट ना हो, तो वो वाली चीजें भी पता होनी चाहिए। इसी तरह वाले बच्चे में हाइपोथायराइड कितना नुकसानदेह है, बिल्कुल साल तक टेस्ट के बगैर पता ही नहीं चलता, और 1 साल के बाद बच्चा जो है वो कुछ कर ही नहीं सकता, ना डॉक्टर कर सकते हैं तो ना घर वाले जितनी मर्जी उसकी केयर करते रहें। तो इसलिए, और प्लस ये कि जो कम उम्र की शादियां हैं, मेरा ख्याल है वो भी बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, कि छोटी उम्र की बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं और वो इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता, ना वो एजुकेटेड होती हैं, ना वो खुद को संभाल पाती हैं, ना घर का ख्याल रख सकती हैं। और वक्फा तो जैसे सर कह रहे थे कि वक्फा कम है, तो ये वाली चीजें मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा हम बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट होंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, पता चलेगी बात। और एजुकेशन मेरा ख्याल है कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक पढ़ी लिखी माँ अपना भी बहुत अच्छा ख्याल कर सकती है और अपनी फैमिली का भी। ठीक, इसी तरह फोलिक एसिड भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी औरत अपनी फैमिली प्लान कर रही है तो वो फोलिक एसिड लेना शुरू कर दे, इसी तरह से मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर दे। डोंट वेट फॉर द डॉक्टर्स कि वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मल्टीविटामिन्स लें, फोलिक एसिड लें। आप अपनी डाइट का खुद ख्याल रखें और ये जो सप्लीमेंट्स हैं ज़रूर लें। अच्छा डॉक्टर फरीद, मैम ने बात की सी सेक्शन की, तो इसका तनासुब भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यूजुअली डॉक्टरों को इसका कसूरवार ठहराया जाता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि सी सेक्शन हो। तो क्या वाकई डॉक्टर इसके जिम्मेदार हैं, या फिर जो ख़वातीन हैं चूँकि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होती अपनी प्रेगनेंसी के लिए, तो उस वजह से फिर डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिस तरह के पेल्विक आउटलेट अगर स्मॉल है तो सी सेक्शन ज़रूरी है? तो डेफिनेटली मतलब बाज़ हालात में सी सेक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन हमारा जो रेट है सी सेक्शन का, वो अभी जो हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ 2019 में, उसके मुताबिक 27% है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं उनमें ये रेट ज़्यादा हैं, शहरों में रहने वाली ख़वातीन में सी सेक्शन का रेट ज़्यादा है। जो ज़रा अमीर तबके से मतलब सोशो इकनॉमिक स्टेटस उनका बेहतर है, उस तबके में ज़्यादा सी सेक्शन का रेट है। तो इससे कुछ अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है डेफिनेटली कि बाज़ सी सेक्शन जो वो इलेक्टिव हो रहे हैं कि, और हमने ये भी देखा कि प्राइवेट अस्पतालों में सी सेक्शंस गवर्नमेंट अस्पतालों की निस्बत ज़्यादा है। ठीक, तो चूँकि उसमें ज़ाहिर है कि ये हम कह तो नहीं सकते कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो ज़्यादा करवा रहे हैं, लेकिन ये एक चांस है कि चूँकि उसमें एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है हॉस्पिटल को, तो है। और कुछ लोगों की आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है, क्योंकि वो कहती हैं कि जी जैसे सर ने कहा ना 27%, एक्चुअली WHO के जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक 5 से 15%, यानी अगर 5% से कम है तो हॉस्पिटल के अंदर कोई सहूलियात नहीं है या गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, ये नहीं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। 15% से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि जैसे सर ने कहा 27% है तो डेफिनेटली। फिर सर ने कहा कि जी पढ़ी लिखी ख़वातीन, तो जब पढ़ी लिखी की बात कर रहे होते हैं तो कुछ आजकल की बच्चियाँ, मैं कहूँगी कि पहले सारा मलबा ख़वातीन डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट पे डाला जाता था, लेकिन सर्वे ये बताता है कि प्रेफरेंसेस भी आजकल ख़वातीन की, आजकल की बच्चियाँ इतनी नाजुक हो गई हैं और उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। और प्लस ये कि हम उनको उस तरह से वो मतलब वो फिजिकल वर्क नहीं कर रही होती ना, बहुत ही सेडेंट्री या बैठे का निज़ाम है, यानी
एक्सरसाइज नहीं है, घर के काम भी अब बहुत ज़्यादा हेल्प बहुत सारी यानी अवेलेबल है, वजूहात हैं तो आपके बहुत सारी मुताबिक। वजूहात हैं, तो मतलब ये एक टॉपिक factor बहुत बड़ा वाइड है, सर हाँ जी। बहुत बात हम करना चाहते हैं। वन लाइनर सर कि साइकोलॉजिकल हेल्थ माँ की किस कदर इम्पोर्टेंट है। हमारा टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं स्टिल चाहती हूँ आप एक मैसेज दे दें। एक माँ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है ना कि वो अपनी पूरे ख़ानदान को खुश व खुर्रम और सेहतमंद देखे, और ये कभी नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद खुश व खुर्रम और सेहतमंद ना हो। ठीक। मेरा वन लाइनर ये है कि अगर आप खुश व खुर्रम और सेहतमंद हैं तो आपका ख़ानदान भी खुश व खुर्रम और सेहतमंद। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने मैटरनल हेल्थ यानी माँ की सेहत के हवाले से गुफ्तगू की, और जिस तरह के डॉक्टर साहिबान ने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि फैमिली मेम्बर्स को और स्पेशली जो खावंद है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको चाहिए कि अपनी बीवी की सेहत का ख्याल रखे, उसकी खुशी का ख्याल रखे, क्योंकि जो एक खातून होती है वो आपकी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ साथ आपकी तवज्जो की भी हकदार होती है। थैंक यू so much for watching our program. Take care. Allah Hafiz.